सेवा जोहार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा दुर्वे, एमसीए का डायरेक्टर। आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और चूँकि मैं जब भी फेसबुक पेज के माध्यम से जब लाइव आता हूं तो कुछ ना कुछ मानव समुदाय के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए ऐसे कुछ मुद्दे जो होते हैं इनको मैं आप सभी के समक्ष साझा करता हूं। और वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, जो युवा पीढ़ी के साथ जो भेदभाव हो रहा है, या हम बात करें, हम सबसे आज ज्वलंत मुद्दा जो है वो है एजुकेशन। वर्तमान समय में एजुकेशन का स्तर क्या है और किस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो एक बार पुनः आपको सेवा जोहार करता हूं। जय भीम, वंदे मातरम प्रेषित करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारा भारत देश कोरोना नामक जो पेंडेमिक डिसीज थी, इसे धीरे धीरे उभर कर यहाँ के जितने भी जो कार्य हैं सुचारू रूप से धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। लगभग 70 से 90% कार्यों को पूरी तरह से संचालित करने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उन्होंने अनुमति प्रदान किया। और इसी को देखते हुए आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर। तो शिक्षा पर जो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज इस कोविड-19 के दौर में जो शिक्षा का जो लेवल है इतना गर्त पे चला गया, शायद इससे उभरने में काफ़ी समय लगेगा। और इसका शिकार हुआ है जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो होनहार जो बच्चे रहते हैं, जो राष्ट्र निर्माता होते हैं, लोगों का भविष्य लगभग पूरा गर्त में चला गया। अभी जिस प्रकार, आज मैं बैतूल जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पर शिक्षा का कार्यक्रम होता है, सामाजिक जन जागृति का कार्यक्रम होता है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, मैं जाता हूँ पर ये देखता हूँ कि हर जगह, हर स्थान पे, चाहे हमारे बैतूल जिले की बात हो चाहे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले की बात हो, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही गर्त में चला गया। आज ग्रामीण अंचलों की बात करते हैं तो वहाँ के जो बच्चे हैं, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी से लेकर अपन बात करते हैं, जो मिडिल स्कूल की बात करें, तो ये बच्चे लोगों ने तो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है, टोटल पढ़ना लिखना छोड़ दिया। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। चलो प्राइवेट स्कूल में तो लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, सरकार ने, अभी आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक और जो मिडिल स्कूल है इनको पूरी तरह से बंद रखा है। लगभग सरकार का जो वर्तमान जो राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, इन्होंने आदेश दिया था कि 31 मार्च 2021 तक पूरी तरह से माध्यमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। मतलब किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं है। अगर कहीं कहीं पे चल भी रहा होगा ऑनलाइन का, तो मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है। मैं जितने भी लोगों से पूछता हूं तो ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए इससे होगा क्या, लगभग 15 मार्च से मैंने लोगों को इंडिकेट किया था सोशल मीडिया में। जब भारत सरकार ने भारत बंद का आह्वान नहीं किया था, उससे पहले मैंने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिकेट किया था। 29 जनवरी को मैंने फेसबुक पेज में एक पोस्ट जारी किया था, कोरोना का जागरूकता के लिए कैसे बच्चे क्या करें। अब सरकार ने 15 मार्च से, ये कोरोना जब बढ़ रहा था, इसके केस हमारे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल के डिसीज़ है, तो ये लगभग पूरे विश्व में फैल गया था। तो हमारे भारत देश में 15 मार्च से जो स्कूल, जो शिक्षण संस्थान थे, ये पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहे हैं। अब पूरी तरह से पटरी पे तो आना मुश्किल है अभी, इतना जल्दी, परंतु फिर भी धीरे धीरे संभल रहे लोग। तो इसमें क्या हुआ आप देखें, थोड़ा नज़र दौड़ाएं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक स्थिति से आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। चूँकि मैं
डॉक्टर तो हूँ ही हूँ, मैं इलाज भी करता हूँ, साथ में मास्टर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और सामाजिक कार्यक्रम में विगत कई वर्षों से मैं मतलब सेवारत हूँ, सेवा करता हूँ, जाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। परंतु एजुकेशन का जो लेवल है वर्तमान में, हमने देखा कि सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इन्होंने क्या बोला कि स्कूलों को 50% दक्षता के साथ ओपन किया जाए, चालू किया जाए सुचारू रूप से। मतलब हाई स्कूल से 9वीं से लेके 9वीं के बाद वाले जितनी भी जो कक्षाएं होती हैं उनको पूरी तरह से चालू किया जाए 50%, और सोशल मतलब कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो क्या हुआ, ये सब चालू हो गए, लेकिन सवाल ये है, जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, ये बेचारे हॉस्टल में रहते थे, होना चाहिए। स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, लेकिन हॉस्टल नहीं खोला गया। ये गरीब बच्चे कहाँ रहेंगे? इनके पास बाहर किराए से रूम लेने के लिए पैसे नहीं होते, ये कैसे करेंगे? अगर मान लो अप डाउन करेंगे तो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन थोड़ी ना करेंगे। और विडंबना इस बात की है कि इस बीच में हॉस्टल का पैसा भी निकला है, तो जब बच्चे ही नहीं थे तो वो पैसा कहाँ गया? सबसे बड़ी बात यह है, इस पर किसी ने नजर ही नहीं दौड़ाया। तो हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो ग्रामीण तबके के जो बच्चे हैं, जो छात्रावास में रहकर अध्ययन करते थे, उन लोगों के लिए आप छात्रावास को पुनः एक बार खोलें, ताकि ये बच्चे वहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए रह सकें। क्योंकि आप जानते हैं, भारत देश में लगभग आप एक बार मार्केट जाके देखिए, एक बार कहीं शादी समारोह में कार्यक्रम जाके देखिए, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल फंक्शन में जाके देखिए, नो मास्क, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया। और फाइनली क्या होता है, डर खत्म होना चाहिए था, लोगों ने सावधानी बरता, और लगभग हम और भारत सरकार ने अभी कोरोना वैक्सीन का भी निर्माण कर लिया, लोगों को वैक्सीनेशन भी जारी हो गया। तो ये सब चीज़ें जारी हैं लगभग, और ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब सब कुछ सही हो चुका है तो ये छात्रावास ओपन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, आज बच्चा कोरोना के पहले अगर कोई एग्जाम का फॉर्म भरा हो तो उसको कोरोना का बहाना देके वो एग्जाम तारीख पे तारीख चल रहा है। तो तारीख पे तारीख चल रहा है, तो ये बताइए वो बच्चा भूल जाएगा एक दिन, उसने पैसा तो भरा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए तुरंत पैसा लगता है। वहाँ वो जो कंप्यूटर कैफे वाला ना, वो तो ऐसा फ्री पॉकेट में भरने वाला नहीं है। तो कहाँ से बच्चे फीस लाते हैं और वहाँ पे फॉर्म भरते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि सरकारें तारीख पे तारीख करके ये आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हर एग्जाम को पोस्टपोन करने का काम किया है। पिछले आप लोगों ने देखा होगा, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का 1-2 पेपर बचे थे, तो जब कोरोना के केस कम थे उस समय भारत सरकार ने सब रोक लगा दिया, जनता कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। अब ये बताइए कि जब पूरे बहुत ज़्यादा केस बढ़े तब वो एग्ज़ाम लेने की आवश्यकता क्या थी? उससे पहले ही ले लेते। इस बीच में चुनाव हुए कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ और दूसरे राज्यों में चुनाव हुआ, तो इस बीच में कैसे हो पाए? पर सरकार को अच्छी बात है, उनके लिए उन्होंने सुधार कर लिया, अपना देख लिया। लेकिन जो भारत देश का जो युवा है, जो देश की रीढ़ है, जो राष्ट्र निर्माता है, इनके लिए भी तो प्रयास करना चाहिए। जिनका वोट देके आज सत्ता पे बैठे हैं, आज उन्हीं को आप अनदेखा कर रहे हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो मध्य प्रदेश नहीं, हम मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, निवासी हैं, तो हम केवल मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से बात करेंगे, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आप कहते हैं, हमेशा मैं कहते सुनता हूं कि जब तक आपका मामा जिंदा है, भांजियों पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तो मामा जी आपके पास अब ये जिम्मेदारी आ गई है, ये समय है, आप अपने भांजियों की सहायता कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकालिए, स्कूल संस्थानों को पूरी तरह से खोलने के लिए परमिशन दे। जो छात्रावास हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के, जो हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए आप छात्रावास को तत्काल खोलने के लिए
आदेश दें, ताकि ये बच्चे फिर से पुनः शिक्षा की पटरी पर आएं और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। क्योंकि हमने देखा कि आज ग्रामीण अंचलों में देखो, कोई नेता नहीं घूमता। मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन फिर भी घूमता हूं, लोगों को जागरूक करता हूं। जब कोरोना की बारी आई तो मैं कोरोना वॉरियर्स था, जिले में कोरोना में मैंने काम किया, दबंग के साथ काम किया। जब लोगों ने अच्छे डॉक्टर लोगों ने नौकरी छोड़ के भागे, तब हमने काम किया। एजुकेशन को भी हम लोगों ने ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन हम लोगों ने पढ़ाया। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके बाद जो भी जिम्मेदारी हमारा सोशल मूवमेंट्स में होता, उसको भी हमने दिया। लेकिन कई सारे बच्चे लोग जब मुझसे पूछते हैं कि सर हॉस्टल कब खुलेंगे, तो मैं इनको बोलता हूँ यार देखिए, जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो धीरे धीरे ये भी खुलेंगे। लेकिन वो बोलते कि स्कूल भी खुल गया, कोचिंग भी खुल गया, कॉलेज भी खुल गए, तो हॉस्टल क्यों नहीं खुल रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को हम सोशल मीडिया में दिखाएं लोगों को, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, तो हमारे जो मित्रगण हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये इन जानकारियों को लेकर शेयर करें, ताकि जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद और जनप्रतिनिधिगण जितने भी होते हैं उन तक पहुँचें। क्योंकि होता क्या है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारे जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे हमारे बैतूल जिले के सांसद हो, चाहे यहाँ के जो विधायकगण हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सब लोग मिलके इसके लिए प्रयास करें। क्योंकि हमारा बैतूल जिला जो होता है, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और ये आदिवासी क्षेत्र बाहुल है, और यहाँ पे लगभग सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के बच्चे मतलब अध्ययनरत करते हैं। जो लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं वो तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधिगण हैं, जो लोग गरीबों के वोट लेकर आज सत्ता पर बैठे हैं, विधायक बने या कोई प्रशासनिक अधिकारी बने, तो इनसे मेरा निवेदन है कि लोग वर्तमान जो शिक्षा का स्तर है और शिक्षा जिस प्रकार से गर्त में जा रहा है, इसके लिए प्रयास करें। नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा कल में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, न्यायाधीश बनेगा, नेता बनेगा। कैसे बनेगा? जब व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा, कुछ अच्छा करेगा, तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा। देखो, पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करना है, वो इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छा व्यक्ति बने और समाज का नेतृत्व करे, क्षेत्र का नेतृत्व करे, प्रदेश का नेतृत्व करे, एक देश का नेतृत्व करे। क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया, बोलते ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत हैं, जो बेचारे हॉस्टल में रहते थे, आज अगर अपन बात करते हैं कि कोई किराए से रूम लेके रहता है, तो आज मिनिमम बता रहा हूँ 2000 से ऊपर है, 1000 रुपये से ऊपर किराए से रूम मिल रहे हैं। फिर खाने पीने का अलग है उनका, फिर वो पढ़ेगा कहाँ पे। तो आज सरकार को इन मुद्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो धीरे धीरे युवा पीढ़ी पढ़ाई से पूरी तरह से भटक जाएगा। और देखिए, मैं युवाओं को भी बोलता हूँ, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो अच्छे मुद्दों पर चर्चा करें, अपने व्यक्तिगत चीज़ों पर बात ना करें, आप ज्वलंत मुद्दों पे बात करें। क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। सभी चीज़ें आज जिस गति से आज भारत देश में सेल बेचो की जो प्रोसेस चल रही है ना, ये कोरोना से बढ़ी है। और कोरोना तो कुछ लोगों को मारा है, लेकिन पूरा देश अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो गरीब लोग क्या करेंगे। आज हर सेक्टर में प्राइवेट होने लग गया, हर क्षेत्र। मतलब अभी भी जब केंद्र सरकार का बजट पारित हुआ था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट करने के लिए बोला गया है। सरकार को हमने जिम्मेदारी दिया राष्ट्रीयकरण करने के लिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने प्लान बना लिया है कि बेचो, दुनिया की पूरी बेचो। आज देखिए, भारत देश में हमारा जो अन्नदाता है, किसान, इतना मेहनत कर रहा है, इतना अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। कल में सबकी बारी आएगी। अभी बिजली विभाग वालों की आने वाली बारी, शिक्षा विभाग वालों की आने वाली है, बैंक वालों की, रेलवे वालों की, सबकी बारी आने वाली। क्या करोगे कल? देखिए, अच्छे लोग जो वास्तव में अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका सहयोग देने की आवश्यकता है। नहीं तो कई सारे लोग सोचते हैं ये इसमें हमारा क्या होगा, कल में आपकी भी बारी है। अभी कल या परसों की अगर बात करें, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रूफ सहित बताता हूँ आपको। देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश का जो बजट पारित हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें क्या है। देखिए, सरकार ने एयरपोर्ट बेचने का प्लान बनाया, सड़क बेचने का
पूरा बजट पारित कर दिया। बिजली ट्रांसमिशन लाइन, मतलब जो बिजली विभाग होता है, तो कल या परसों में एक एमपी न्यूज में आया था, एमपी न्यूज मध्य प्रदेश में, कि अगर बिजली प्राइवेटीकरण हो गया बिजली विभाग, तो मध्य प्रदेश के 80,000 कर्मचारी की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। अब सोचो, धीरे धीरे सबकी बारी है। अब जैसे क्या होता है, अभी कल परसों आपने देखा होगा पेपर में, अब नहीं देखा तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। अब देखिए, सीएम राइजिंग स्कूल, सीएम राइजिंग स्कूल ओपन करने का है। सीएम राइजिंग स्कूल का मतलब होता है कि अगर एक स्कूल है तो 15 किलोमीटर तक कोई दूसरे स्कूल नहीं होंगे। मतलब स्पष्ट लिखा है पेपर में कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे ही बनेगा। अब ये बताइए कि जो स्कूल पहले से हैं वहाँ पे शिक्षक नहीं है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और नया स्कूल बनाने की क्या आवश्यकता है? उनको हमको मोटिवेट करके उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, पर सरकार इन पे बातें नहीं कर रही है। अब ये देखिए, अब आजकल का युवा पीढ़ी अगर अंधभक्त बन के बैठेगा, मुख दर्शक बन के बैठेगा, तो वहाँ डॉक्टर राजा ध्रुवे क्या करेगा? जिनको बोलना चाहिए संसद में, जिनको बोलना चाहिए राज्यसभा में, जिनको बोलना चाहिए विधानसभा में, वो लोग तो बोल नहीं रहे। अब ये बताइए कि ये लोग, इनको कुछ समझता नहीं क्या? क्या ये पेपर नहीं पढ़ते क्या? जिस प्रकार हर नेता, हर जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया में किसी का बर्थडे विश करता है, किसी का त्यौहार विश करता है, तो क्या ये सोशल मीडिया में उनको नहीं दिखता है कि यार ये तो गलत है? आप देखिए कि देखिए, हम पहले की चीज़ों को इम्प्रूव कर नहीं रहे, हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहले की चीज़ों को सरकार इम्प्रूव कर नहीं रही और दूसरी चीज़ें बनाने की बात कर रही है। पहले के स्कूलों में टीचर है नहीं, अब इधर स्कूल खोलने की बात कर रही है। अब सवाल ये है कि ये बताइए कि आज भी आप ग्रामीण अंचलों में जाके देखिए, एक स्कूल में कोई जो प्यून होता है ना, प्यून संभालता है, चपरासी स्कूल को संभालता है, वो चपरासी है, वो शिक्षक नहीं है। लेकिन उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो पढ़ाने का काम कर रहे, शिक्षक की भूमिका निभा रहा है। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए, जो शिक्षक भर्ती है, हमारे बहुत सारे जो युवा साथी हैं, अच्छे अच्छे मास्टरमाइंड, पीएचडी, एमएससी, दुनिया के सब डिग्रियाँ, और वो तो ठीक है, वो अभी वर्तमान में संविदा में अच्छे अच्छे लोग मेरिट पोजीशन में चयनित हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, लेकिन सरकार उधर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार आपस में लड़ रही है। ये हमारी समस्या नहीं है, पिछले विपक्ष में जो बैठी थी वो सरकार की थी, ये हमारी योजना नहीं है। अब क्या ये दूसरी योजना लाएगी? तो जो लोग चयनित हुए हैं संविदा में, जो लोग चयनित हुए हैं, तो क्या सरकार इनको नहीं लेगी? क्या दूसरी तरीके से फिर से एक बार इनको एग्जाम देना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, आज सरकार कुल मिला के युवा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, और युवा भी नहीं समझ रहे, क्योंकि युवा की जो दिशा है ना, दिशाहीन हो चुकी, इसीलिए आज ऐसी दशा हो गई उनकी, इसकी बुरी दुर्दशा हो गई। इसीलिए जितने जो लोग हैं, मैं चाहता हूं कि देखिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सोशल मीडिया में वो ज्वलंत मुद्दों पर बात करें। वर्तमान जो समय है वो है एजुकेशन का, और एजुकेशन अगर सही नहीं रहेगा तो हमारा भारत देश का जो युवा है वो रास्ते से भटक जाएगा, और रास्ते से अगर भटक गया तो वही बात होता है ना कि एक जो पेड़ होता है ना, जो बांझ पेड़ होता है ना, वो जिंदा तो रहेगा लेकिन कभी उसमें फल नहीं लगेगा, बीज नहीं लगते हैं। तो वर्तमान समय में भारत देश का जो युवा है वो इसी प्रकार है, और युवा को गुमराह करते जा रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। युवा जब तक जागेगा, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पढ़ने का अधिकार, वो भी खत्म हो जाएगा। अब करेगा तो करेगा क्या? झंडा लेके घूमेगा? किसका झंडा लेके घूमेगा वो? और झंडा लेके घूमेगा तो कोई समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता, खुद का प्रतिनिधित्व नहीं होता, वो मजदूरी होता है। तो इसलिए जितने भी युवा हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो एजुकेशन के लिए क्रांति डेवलप करें, उसमें एजुकेशन की क्रांति करें, हमारे हक अधिकारों की लड़ाई करें। क्योंकि आज अगर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे सरकार से, तो सरकार तो चाहती है कि उससे कोई क्वेश्चन ना करें। आज हम अगर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से क्वेश्चन करेंगे तो उनके जो पार्टी के जो लोग हैं अंधभक्त, वो बोलेंगे कि हमसे पूछ लो। सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में होता है, जो सत्ता में जो पार्टी होती है उससे सवाल किया जाता है, विपक्ष से कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता। पढ़े लिखे युवा होंगे तो इस बात को विशेष ध्यान रखना।
हमेशा क्वेश्चन उसी से पूछना है जो सत्ता पे होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो हमें अभी वर्तमान में क्या करना है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो हमारे जो ग्रामीण तबके के जो स्टूडेंट हैं, युवा पीढ़ी हैं, जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे, स्कूल भी खोल दिया, कोचिंग भी खोल दिया, सब कुछ खुल गए, लेकिन हॉस्टल नहीं खुल रहा है। हॉस्टल खोलने की अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो हमारे जो राष्ट्र निर्माता है, जो स्टूडेंट हैं, इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और ये युवा को समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या है। कभी कभी क्या होता है कि पूरी दुनिया घूम लेते हैं ना, और तो भी नहीं समझ में आता है कि हम क्या है। तो ऐसा समय आ गया है, जो लोगों ने फॉर्म भरा है कोई परीक्षा की तो डेट बढ़ा दिया, कोरोना का बहाना देके डेट बढ़ा दिया। जहां जहां भारत देश में चुनाव होना था वहां पे केस कम हो गए। ये क्या प्लानिंग है? ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? इसको देखो, कोई भी युवा होए, मैं कोई राजनीति का विरोध नहीं कर रहा हूं, युवा पीढ़ी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा अपने हक अधिकारों की बात करें, शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, संवाद करें। संवाद करना, देखो हर व्यक्ति को, देखो मैं जैसे बोल रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये संविधान में दिया है आर्टिकल 19, ये स्वतंत्र रूप से हमारे अधिकारों को सामने व्यक्त करने का है। लेकिन आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है, लोग बोलने भी नहीं दे रहे हैं, स्वतंत्र रूप से बोलने भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा तानाशाही शासन आया है हमारे भारत देश में, बेरोजगारी के साथ तानाशाही बढ़ रही है। तो आने वाले समय में गुंडा राज होगा, धन बल बाहुबल, और जो लोग कमजोर होंगे उनको दबा दिया जाएगा, जो अपने अपने पहचान के जो लोग हैं उनको अच्छे अच्छे पदों में बैठा दिया जाएगा, और युवा युवा ही रहेगा, आम आदमी ही रहेगा। वो बोलते हैं ना कि जय हो मूवी में सलमान खान ने एक डायलॉग बोला था, आम आदमी सोता हुआ शेर है, जाग गया तो चीड़-फाड़ डालेगा। पर मैं बोलता हूँ आम आदमी सोता हुआ शेर है और जागेगा भी तो कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ है ही नहीं आम आदमी के पास। वो जागेगा, जागने ही नहीं दे रहा। अगर जागेगा भी तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं आम आदमी हूँ कि क्या हूँ, क्योंकि लोग आम का उपयोग खाने पीने के बाद ही खाने के लिए करते हैं और गुटली फेंक देते हैं कि नहीं। तो वही तो फंडा है। तो आज युवा का उपयोग ऐसे ही तो हो रहा है। जब तक उसका उपयोग करना है तब तक करेंगे, नहीं तो वो सब्जी भाजी में अपन कुछ लगाते हैं ना, कुछ पनीर वनीर की सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेजपान डालते हैं। जब सब्जी बन जाता है ना तो तेजपान को चूस के बाहर कर देते। तो आज का युवा ऐसा ही है। तो इसीलिए जितने युवा लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप वर्तमान में सरकार के समक्ष प्रेशर बनाएं। जो ट्राइबल क्षेत्र के जो युवा हैं, जो लोग जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग प्रयास करें, सरकार के समक्ष रखें कि स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गया तो हॉस्टल क्यों नहीं खुल सकता है? क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकता? क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो आप अपने बच्चों का अगर वास्तव में भविष्य चाहते हो, कुछ उज्जवल भविष्य चाहते हो, तो आप एजुकेशन के लिए लड़ाई करें। सरकार के समय कैसे ज्वलंत मुद्दे रखें ताकि सरकार आपकी बातों को सुने, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो जो चुपचाप जो बैठा रहता है ना, लोग उसको हमेशा दबाते हैं, उसको मारते हैं। तो जागने की आवश्यकता है। अब जागो, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई करो। तो इसलिए सरकार से भी मैं चाहता हूं कि देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है, पर नागरिक रहता है, और जो नागरिक होता है वही नागरिक का, आप चाहे आने वाले समय में जो मताधिकार दिवस जिसको बोलते हैं, मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपन बात करते हैं त्यौहार जिसको हम बोलते चुनाव, तो यही नागरिक लोग आपको वोट देंगे। इसलिए नागरिकों की बात को सुने और इनके प्रति आपको कार्य करने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए कुछ अच्छा रोजगार देने की आवश्यकता है। बाकी आप अपना काम करते रहिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। और मेन जो मुद्दा मेरा आज का यही था कि स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए, लेकिन जो गरीब बच्चों के लिए रहने के लिए जो हॉस्टल था वो आज भी बंद है, जिसके कारण आज गरीब के बच्चे गांव में हैं, कई लोग मजदूरी कर रहे हैं, कई सारे दुकान चलाने लग गए। ये पढ़ना भूल जाएंगे। जब पढ़ना भूल जाएंगे तो धीरे धीरे वो पद में जाएंगे ही नहीं। तो सरकार यही चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी मतलब जो अमानवीय व्यवहार ना करें युवा पीढ़ी के लिए, जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं इनके लिए आप तत्काल वास्तव में इनका भविष्य अगर चाहते हैं तो इनके लिए आप हॉस्टल को ओपन करें। हम
इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे मध्य प्रदेश सरकार के। और युवा पीढ़ी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे ही बात करें सोशल मीडिया में। जब तक कोई चीज़ सामने वाले को दिखेगा नहीं, तब तक उसके अंदर हलचल नहीं होगी, उसके अंदर डर पैदा नहीं होगा। इसलिए ज्वलंत मुद्दों पे बात करें। और मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि हॉस्टल को तत्काल से तत्काल ओपन किया जाए, आप अनुमति प्रदान करें, ताकि हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो शिक्षा की पटरी पर पुनः आए और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। धन्यवाद। जय सेवा, जय जवाहर।